हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत अपने पिछले वीडियो तक हमने भारत में हुए धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों को कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में शिक्षा का विकास। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं किस तरह से जो ब्रिटिश शासन था उसके अंतर्गत भारत में शिक्षा का विकास हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो प्राचीन भारत था, यानी कि पुराने समय में अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। बात करें अगर हम अपनी शिक्षा के इतिहास की, तो प्राचीन भारत में जो प्रमुख शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे वो तक्षशिला, नालंदा, बल्लभी, कांची और विक्रमशिला हुआ करते थे प्राचीन भारत के अंतर्गत। उसके बाद बात करें मध्यकाल के अंतर्गत, तो मध्यकाल में जौनपुर और जो अजमेर थे वो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा मदरसे और जो पाठशालाएं होती थी उनमें प्रदान की जाती थी। इसके अलावा शिक्षण की भाषा की बात करें कि कौन सा माध्यम था, किस माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, तो वो संस्कृत, अरबी और फारसी जो भाषाएं थी उनके माध्यम से, यानी कि वो शिक्षा का माध्यम हुआ करती थी। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर स्थापित हुआ तो उन्होंने किस तरह से शिक्षा के विकास में योगदान दिया या शिक्षा के लिए क्या क्या कार्य किए। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो शुरुआती टाइम पे, यानी कि जब उसका शुरुआती टाइम था, तो उसने शिक्षा के विकास के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। तो शुरुआत में जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने शिक्षा के लिए कोई भी कार्य नहीं किया, क्योंकि उनका जो पूरा फोकस था वो सिर्फ व्यापार करने पे था। उसके बाद जब उन्होंने यहाँ के जो क्षेत्र थे उन पे अपना अधिकार जमा लिया, तो उसके बाद उन्हें भारतीयों को शिक्षित करने की आवश्यकता महसूस हुई। ये हम आगे जानेंगे कि उन्हें भारतीयों को शिक्षित करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई थी। इसके बाद बात करें कि आधुनिक भारत में शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाला कौन था, तो बात करें तो आधुनिक भारत में जो व्यक्ति था जिसने भारत में शिक्षा को प्रोत्साहन दिया वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। कलकत्ता में एक मदरसा इसने 1781 ईस्वी में स्थापित कराया था, यानी कि शिक्षा की शुरुआत करने वाला जो पहला व्यक्ति था ब्रिटिश की तरफ से वो वॉरेन हेस्टिंग्स ही था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार का जो मुख्य उद्देश्य था, अगर उसकी बात की जाए तो जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि भारतीय जो हैं, यानी कि जो शिक्षित भारतीय हैं उनकी संख्या बढ़ जाए। अब वो शिक्षित भारतीयों की संख्या क्यों बढ़ाना चाहते थे, वो इसलिए बढ़ाना चाहते थे ताकि उनकी कंपनी के जो छोटे प्रशासनिक पद होते थे, जो छोटे-छोटे, क्योंकि वो यहाँ पर व्यापारी के तौर पर आए थे और जो उनकी कंपनी होती थी उसमें जब उन्होंने यहाँ पर ज्यादा अपना व्यापार फैला लिया या कहें कि यहाँ के जो क्षेत्र थे उन पर अधिकार जमा लिया, तो उनको अपने जो कर्मचारी थे उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी करनी पड़ी। अब वो सारे जो कर्मचारी थे उनको इंग्लैंड से लेकर, यानी कि अपने देश से लेकर नहीं आ सकते थे, इसलिए उनको यहीं के लोग चाहिए थे जिनको वो अपनी कंपनी में छोटे-छोटे पदों पर नौकरी पर रख सके, क्योंकि जो बड़े-बड़े पद होते थे उन पर तो वो अपने देश से ही व्यक्तियों को लेकर आते थे। तो जो छोटे पद होते थे उन पर भारतीयों को नियुक्त करने के लिए वो भारत में शिक्षित भारतीयों की संख्या को बढ़ाना चाहते थे। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की, जो कि है चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस की बात करें तो चार्ल्स विल्किंस संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला प्रथम अंग्रेज था, यानी कि ये पहला अंग्रेज था जिसने संस्कृत का जो ज्ञान है, यानी कि संस्कृत भाषा को सीखा था, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था। उसने 1787 ईस्वी में हितोपदेश जो पुस्तक है उसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। उसके बाद बात करें तो विल्किंस ने अगर बात करें कि कहाँ से संस्कृत की शिक्षा ली थी, तो उसने बनारस में पंडित कालीनाथ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी और उसके बाद ही उसने जो पुस्तकें थी उनका संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चार्ल्स विल्किंस या फिर इसको विलियम विल्किंस भी कहते हैं, उसने 1785 ईस्वी में गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था, यानी कि जो हमारी भगवत गीता है उसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था, जिसकी जो प्रस्तावना है वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इसका अनुवाद था वो तो विलियम विल्किंस या फिर चार्ल्स विल्किंस, मतलब दोनों ही नाम एग्जाम में मिल जाते हैं, तो आप विल्किंस याद रखें, आगे चार्ल्स या विलियम आपको कुछ भी मिल सकता है। तो उनने गीता का प्रथम जो अनुवाद था वो 1785 ईस्वी में किया, लेकिन इसके अनुवाद की जो प्रस्तावना थी, जैसे आप जानते होंगे सभी जो पुस्तकें होती हैं उनमें शुरुआत में एक प्रस्तावना होती है, तो इसकी जो प्रस्तावना थी वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1778 ईस्वी में हॉलैंड ने संस्कृत व्याकरण को प्रकाशित किया था। अब हम बात करेंगे एक जो महत्वपूर्ण संस्था स्थापित की गई थी ब्रिटिश के द्वारा उसकी, जो कि है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने क्या-क्या कार्य किए थे उनको अब देख लेते हैं यहाँ पर। तो जनवरी 1784 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी सर विलियम जोन्स, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि वो सर क्या है, वो विलियम ब्लिकिंस या फिर चार्ल्स ब्लिकिंस भी आ सकता है, ये है एक विलियम जोन्स। तो आगे जो पीछे का नाम है यानी कि उसको आप
याद रखेंगे, जोन्स और ब्लेकिंस। तो 1784 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, उनका नाम था सर विलियम जोन्स। उन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इसे बाद में रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम दिया गया था, यानी कि बाद में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। अब इसने कौन-कौन से कार्य किए थे, उनको देखते हैं। तो भारतीय भाषाओं और जो शास्त्र होते थे, उनके अध्ययन के लिए इसने प्राचीन भारत के इतिहास और संस्कृति की खोज की तथा उसके अध्ययन का कार्य किया। यानी कि प्राचीन जो भारत की पुस्तकें थी, जो भारत का ज्ञान था, उनको उन्होंने जो खोजा, जो उनकी पांडुलिपियां होती थी, पांडुलिपि कहते हैं हाथ से लिखी हुई जो पुस्तकें होती हैं उनको। तो जो प्राचीन पुस्तकें थी, उनको खोजा, भारत की जो संस्कृति या जो भारत का इतिहास था, उसके अध्ययन का कार्य किया। इसके अलावा ये जो संस्था थी या जो ये सोसाइटी थी, इसके द्वारा एक जो पत्रिका थी, उसको भी प्रकाशित किया जाता था, जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस। तो ये इसके नाम से, यानी कि इस संस्था के द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती थी। अब इस संस्था ने कौन-कौन सी पुस्तकों का अनुवाद कराया, यानी कि इस संस्था के अंतर्गत कौन-कौन सी पुस्तकों का अनुवाद हुआ। एक तो होता है अनुवाद करना, यानी कि किसी व्यक्ति ने भी अनुवाद कर दिया वो, और एक है इस संस्था के अंतर्गत। तो क्वेश्चन 2 टाइप से बन सकता है। तो जैसे 1789 ईस्वी में जो अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक है, उसका जो अनुवाद था वो विलियम जोन्स ने किया था। उसके बाद 1792 ईस्वी में जो गीत गोविंद है, उसका विलियम जोन्स ने अनुवाद किया। उसके बाद 1794 ईस्वी में जो मनुस्मृति है, उसका अनुवाद किया गया, और जो मनुस्मृति है, उसका जो अनुवाद किया गया था, वह अ कोड ऑफ हिंदू लॉज के नाम से किया गया था। यानी कि जो अनुवादित नाम था इसका, अ कोड ऑफ हिंदू लॉज था। तो इस तरह से इस संस्था के अंतर्गत इन पुस्तकों का अनुवाद किया गया था। आगे कुछ नोट है, उसको देख लेते हैं। तो जो मनुस्मृति है, वो सर्वप्रथम संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक है। यानी कि जो पहली पुस्तक है जिसका संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, तो वो मनुस्मृति है। विलियम जोन्स को फादर ऑफ इंडोलॉजी भी कहते हैं। क्यों इंडोलॉजी इसलिए कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इंडिया के बारे में, इंडिया का जो इतिहास है, उनकी जो संस्कृति है, उसको खोजने का, उसका अध्ययन करने का प्रयास किया था। 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया गया, जो एशियाटिक सोसाइटी द्वारा अनुदित यूरोपीय भाषा में प्रथम ग्रंथ है। यानी कि ये क्या था, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा अनुवाद किया गया था, और जो ऊपर अभी हमने देखा वो नॉर्मल मतलब अनुवाद किया गया था उसका। आगे बात करते हैं, पहले एक और नोट है उसको देख लेते हैं। तो मनुस्मृति का जो प्रथम अंग्रेजी अनुवाद है, वो जेंटुलॉज के नाम से नेथेलियल बेसी हेसलैंड ने 1776 में किया था, और ये लंदन में 1776 ईस्वी में जेंटुलॉज या फिर अ कोड ऑफ जेंटुलॉज या फिर ऑर्डिनेशन ऑफ द पंडित के नाम से प्रकाशित हुआ था। यानी कि मनुस्मृति का जो प्रथम अनुवाद था, एक तो उन्होंने बाद में कराया, एक जो प्रथम अनुवाद था वो किसी व्यक्ति ने, जिनका नाम था नेथेलियन बेसी हेलहेड, तो उन्होंने 1776 ईस्वी में किया था। और इसको उस समय किस नाम से जाना जाता था, यानी कि लंदन में जो ये प्रकाशित हुआ था, किस नाम से हुआ था, तो जेंटुलॉज या फिर अ कोड ऑफ जेंटुलॉज या फिर इसी का नाम ऑर्डिनेशन ऑफ द पंडित है। यानी कि तीनों ये नाम आ सकते हैं। तो इन तीनों को आप ध्यान रखेंगे कि इस नाम से ये प्रकाशित हुआ था। आगे कुछ और पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। तो 1804 ईस्वी में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। अभी तो हमने देखा कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। अब क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश कंपनी थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके 3 प्रांत हुआ करते थे, बंगाल है, दूसरा बंबई था, और उसके बाद मद्रास था। तो 1804 में बंबई में जो बंबई प्रांत था, वहां पर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, और 1823 ईस्वी में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए। आज का ये जो वीडियो है, इसमें बहुत से प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बनते हैं। अब हम बात करेंगे जो प्रारंभिक शिक्षण संस्थाएं थी उनकी, कि जो शुरुआती संस्थाएं उनके द्वारा बनाई गई थी वो कौन-कौन सी थी। तो बात करें तो अगर कि जो अंग्रेजी विद्यालय थे या अंग्रेजी स्कूल थे, उनका विचार किसने दिया, तो अंग्रेजी स्कूलों का जो विचार था वो सर्वप्रथम चार्ल्स ग्रांट ने दिया था। इसलिए उसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। 1781 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। अभी हमने इसको ऊपर भी देख लिया था कि सर्वप्रथम शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति था वो वॉरेन हेस्टिंग्स ही था, क्योंकि उसी ने सर्वप्रथम भारत में कलकत्ता मदरसे की स्थापना की थी। अभी जो ऊपर हमने पॉइंट देखा वो क्या था, कि उन्होंने बात करी थी अंग्रेजी शिक्षा की, कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, इसलिए उनको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स अरबी, फारसी और बांग्ला भाषाओं का जानकार था। यानी कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, इसको खुद भी अरबी, फारसी और बांग्ला भाषाएं आती थी। कलकत्ता मदरसे के जो प्रमुख नाजिम थे, यानी कि जो प्रमुख थे उसके, जिनको नाजिम भी कहते थे उस समय, वो थे मुल्ला मुजुद्दीन। यानी कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, उन्होंने कलकत्ता मदरसे का जो प्रमुख था वो मुल्ला मुजुद्दीन को बनाया था। 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस यानी कि वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी।
आगे एक नोट है उसे देख लेते हैं। तो जो कलकत्ता मदरसा और जो बनारस संस्कृत स्कूल था वो कंपनी के न्यायालयों में कानून के प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों की नियमित आपूर्ति के लिए बनाए गए थे। जैसा कि हमने शुरुआत में ही देखा कि उनको भारतीयों को शिक्षित करने की आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जो कंपनी है या उनका जो पूरा कार्य है उस पर जो भी नीचे प्रशासनिक पद होते हैं उन पर उन्हें व्यक्तियों की जरूरत थी। इस वजह से वो भारतीयों को शिक्षित करना चाहते थे। तो इसी तरह से जो ये कलकत्ता मदरसा था या फिर जो बनारस संस्कृत स्कूल था, ये कंपनी के न्यायालय में जो कानून के प्रशासन में सहायता करते थे, उनके लिए भारतीयों की नियमित आपूर्ति करते थे। नियमित आपूर्ति कहने का मतलब कि वहां पर नौकरियों के लिए जो शिक्षित व्यक्ति होते थे यानी शिक्षित भारतीय होते थे, उनको भेजते थे। आगे बात करें तो 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों के शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की थी। फिर 1800 ईस्वी में जो लॉर्ड वेलेजली था, वेलेजली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों के लिए, एक तो होते थे सैनिक अधिकारी जो युद्ध करने का काम करते थे, दूसरे होते थे असैनिक अधिकारी जो प्रशासन देखते थे। तो असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए यानी कि उनकी ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की थी। फोर्ट विलियम जो कॉलेज है उसके द्वारा अंग्रेजी हिंदुस्तानी कोश तथा हिंदुस्तानी व्याकरण नामक 2 पुस्तकें भी प्रकाशित की गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। आगे बात करें तो फोर्ट विलियम कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो हेनरी टी कोलबुक थे। 1802 में बाद में इसे बंद कर दिया गया, यानी कि 1800 में खोला गया था और 1802 में ही इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि 1806 से जो ट्रेनिंग थी या जो शिक्षा इन्हें दी जाती थी, जो भी अधिकारी होते थे, उनको इंग्लैंड के हैलीबरी में दी जानी शुरू की गई। यानी कि बाद में जो शिक्षा थी वो इन्हें इंग्लैंड में दी जाने लगी थी। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ आदि ने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया था। और अगर कहें कि ये जो शिक्षा का कॉलेज था यानी कि जो प्रेसिडेंसी कॉलेज था, वो भारतीयों के द्वारा प्रथम प्रयास था। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयों के द्वारा किया गया ये प्रथम प्रयास था, जो कि राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के माध्यम से 1817 ईस्वी में किया गया था। इसका पहले जो नाम था वो हिंदू कॉलेज था और बाद में इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज बना दिया गया था, यानी कि बाद में इसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज रखा गया था। उसके बाद डेविड हेयर ने 1820 ईस्वी में कलकत्ता में एक बिशप कॉलेज की स्थापना भी की थी। आगे एक नोट है, पहले उसे देखते हैं। तो हिंदू कॉलेज जिसकी अभी हमने ऊपर बात की, तो पाश्चात्य पद्धति पर शिक्षा देने वाला भारत का प्रथम उच्च शिक्षण संस्थान था, यानी कि ये पहला उच्च शिक्षण संस्थान था जो कि पाश्चात्य पद्धति पर शिक्षा देता था, जिसे डलहौजी ने 1854 ईस्वी में प्रेसिडेंसी कॉलेज का दर्जा दिया था। यानी कि बात करें कि जो ये कॉलेज था उसको प्रेसिडेंसी कॉलेज का दर्जा किसने दिया था, तो वो डलहौजी ने 1854 में दिया था। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो इस समय स्थापित किए गए, उनको एक एक करके यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि कौन सा कॉलेज स्थापित किया गया, तो सेरामपुर है। तो सेरामपुर कॉलेज की स्थापना विलियम केरे के द्वारा की गई थी। ये जो विलियम केरे थे ये मिशनरी थे, ईसाई मिशनरी। ईसाई मिशनरी होते हैं जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आते थे। तो ये एक ईसाई मिशनरी थे, उन्होंने सेरामपुर कॉलेज की स्थापना की थी। 1824 ईस्वी में कलकत्ता में लॉर्ड एमहर्स्ट ने गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। 1834 ईस्वी में बंबई में एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना हुई। 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव डाली और उसके बाद 1847 ईस्वी में जो टॉमसन थे, टॉमसन ने रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना डाली। और ये जो रुड़की का इंजीनियरिंग कॉलेज था ये उस समय एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, यानी कि इससे पहले पूरे एशिया में ही इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। गवर्नर जनरल की परिषद के जो सदस्य थे जेईडी बेथुन, उन्होंने 1849 ईस्वी में भारतीय बालिकाओं के लिए कलकत्ता में एक स्कूल खोला था। ये जो हमने भारतीय जो महिलाएं थी उनकी शिक्षा की बात की, वहां पर भी ये पॉइंट देखा था। उसके बाद बैथून की मृत्यु के बाद जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने इसे बैथून महाविद्यालय बना दिया था, यानी कि उन्होंने खोला था और बाद में उनकी मृत्यु के बाद उन्हीं के नाम पर इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था। आगे बात करें तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है वो चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है, ये भी हमने ऊपर भी देख लिया है। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में वैज्ञानिक शिक्षा के प्रसार के लिए सालाना 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था, यानी कि कंपनी की तरफ से जो पहला प्रयास शिक्षा के लिए किया गया था वो 1813 में किया गया, क्योंकि 1813 में ही जो चार्टर एक्ट आया था उसके माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया सालाना राशि देने का प्रावधान किया गया था कि हर साल शिक्षा के लिए 1 लाख राशि दी जाएगी। जैसे सरकार बजट बनाती है तो हर साल हर कार्य के लिए बजट यानी कि जो पैसा होता है उसको आवंटित करती है, तो इसी तरह से जो 1813 का चार्टर एक्ट था इसमें उनके माध्यम से शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था हर साल की गई थी। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार का जो वास्तविक कार्य है वो 1813 के बाद ही किया गया, क्योंकि यहीं से उन्होंने
जो शिक्षा थी उस पर पैसा खर्च करना शुरू किया था। इसके अलावा एक और बात भी इम्पोर्टेंट है जो कि 1813 के जब हम चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, जब मतलब सारे एक्ट पढ़ेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत से लेके जब तक हम आजाद हुए तब तक के जो एक्ट हैं उनको हम इसके बाद देखेंगे, तो वहां पर हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर भी आप जान सकते हैं कि 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था उसी के माध्यम से जो ईसाई मिशनरी थे उनको धर्म प्रचार की छूट भी भारत में दी गई थी। ऐसा नहीं था कि इससे पहले वो धर्म प्रचार नहीं करते थे, लेकिन ऑफिशियली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके माध्यम से ऑफिशियली जो परमिशन दी गई थी वो 1813 के एक्ट से ही दी गई थी। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है, उसमें शिक्षा के प्रसार हेतु इस रकम को 1 लाख से बढ़ाकर सालाना 10 लाख रुपया कर दिया गया था। यानी कि इसके बाद 10 साल बाद जो 33 का चार्टर एक्ट आता है उसमें उस पैसे को यानी कि शिक्षा के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता था उसको और बढ़ा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं ईसाई मिशनरी और शिक्षा की, यानी कि ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा के लिए क्या कार्य किए। तो बंगाल के डॉक्टर विलियम कैरे, जिनको अभी हमने ऊपर भी देखा कि उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की थी। इसके अलावा इनके साथ थे जोसुआ मार्शमैन और विलियम बार्ड। तो इन्होंने सेरामपुर या फिर जिसे श्रीरामपुर भी कहते हैं वो एक डच बस्ती में रहने लग गए थे। ये तीनों मिलकर श्रीराम पुत्री कहलाए थे। यानी कि इनको कभी आजासर की जो श्रीराम पुत्री हैं उनमें कौन कौन शामिल हैं, तो विलियम केरे हैं, जेसुआ मार्शमैन है और विलियम बार्ड हैं। इन तीनों को श्रीराम पुत्री कहते थे। इन तीनों के प्रयास से ही 1799 ईस्वी में श्रीरामपुर मिशनरी का निर्माण हुआ था। जो श्रीरामपुर मिशनरी या फिर श्रीरामपुर मिशनरी जो स्कूल है उसका निर्माण यहाँ पर किया गया था। ईसाई मिशनरियों का जो मुख्य उद्देश्य होता था वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना ही होता था। ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म प्रचार के लिए श्रीरामपुर या फिर श्रीरामपुर जो कलकत्ता है उसको ही केंद्र यहाँ पर बनाया था। आगे बात करें तो 1818 ईस्वी में जो श्रीरामपुर था उसमें बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की गई थी 1818 में। उसके बाद एक थे रेवरेंड मिडलटन, उनके द्वारा एक अन्य संस्था जिसको कहते थे मिशनरी कॉलेज उसकी स्थापना की गई, जिसका बाद में नाम बिशप कॉलेज रखा गया था। आगे बात करते हैं शिक्षा से संबंधित एक हम बहुत ही ज्यादा फेमस विवाद है जिसे हम कहते हैं आंग्ल प्राच्य विवाद उसकी। तो शिक्षा के माध्यम को लेकर, यानी कि शिक्षा अंग्रेजी में दी जाए या जो भारतीय भाषाएं हैं उनके माध्यम से दी जाए, यही पूरा विवाद था किस माध्यम से दी जाए। तो शिक्षा के माध्यम को लेकर 1823 ईस्वी में गठित लोक शिक्षा यानी कि जन शिक्षा की सामान्य समिति, यानी कि लोक शिक्षा या फिर जन शिक्षा की एक सामान्य समिति 1823 में बनाई गई थी। वहां पर उसमें जो सदस्य थे उस समिति के उन सदस्यों में ये विवाद था, यानी कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पर शिक्षा की शुरुआत करी तो उनके सामने यही विवाद सामने आया कि जो शिक्षा है भारतीयों को वो किस भाषा में दी जाए, वो उसको अंग्रेजी भाषा में दे या फिर जो यहाँ की लैंग्वेज है अरबी हिंदी फारसी जो भी थी उसमें दी जाए। तो एक दल तो क्या था, प्राच्य शिक्षा का समर्थक था और दूसरा जो दल था वो आंग्ल शिक्षा का समर्थक था। यानी कि एक दल चाहता था कि जो भारतीय हैं उनको शिक्षा उन्हीं की भाषा में दी जाए, मतलब अरबी फारसी संस्कृत जो भी है उसमें दी जाए, और जो दूसरा दल था वो चाहता था कि नहीं, उनको जो शिक्षा है वो आंग्ल भाषा में यानी कि अंग्रेजी भाषा में दी जाए। तो यही विवाद था। अब बात करते हैं कि इन जो दल थे ये दोनों, इनमें कौन-कौन से सदस्य थे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राच्य शिक्षा के जो समर्थक थे उनकी। तो प्राच्य शिक्षा का जो समर्थक दल था उनके जो नेता थे, यानी कि जो प्राच्य शिक्षा दल था उसके जो नेता थे वो प्रिंसेप थे और एच एच विल्सन थे। ये भारत में संस्कृत और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन देना चाहते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो व्यक्ति थे ये भारतीय संस्कृति से ज्यादा प्रभावित थे और ये चाहते थे कि जो भारतीय हैं उनको जो शिक्षा है वो संस्कृत या फिर अरबी में ही देनी चाहिए। भारत में पाश्चात्य ज्ञान का जो प्रसार है वो इन्हीं भाषाओं से करना चाहिए। मतलब वो चाहते थे कि ज्ञान तो पश्चिमी हो, यानी कि पश्चिम के बारे में पश्चिम में जो भी पढ़ाया जाता है उसको पढ़ाया जाए, लेकिन जो माध्यम हो उसको पढ़ाने का वो प्राचीन जो भारत की ये भाषाएं हैं संस्कृत है अरबी है फारसी है उन्हीं में दिया जाए। इसके अलावा एच टी प्रिंसेप बंगाल की लोक शिक्षा समिति के सचिव थे और विल्सन इस समिति के मंत्री थे, जो कि प्राच्य जो दल था उसके समर्थक थे या उसके सदस्य थे। इसके अलावा अन्य जो प्राच्य शिक्षा समर्थक थे, यानी कि और कौन से इनके अलावा जो व्यक्ति थे जो चाहते थे कि हाँ जो शिक्षा है वो प्राच्य भाषा में ही दी जाए, तो वो एक थे एस टी कोलब्रुक, दूसरे थे ऑडविन अर्नोल्ड और तीसरे थे विलियम कैरी। तो ये भी ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि भारतीयों को जो शिक्षा है वो भारतीय भाषाओं में ही यानी कि प्राच्य जो भाषाएं हैं उन्हीं में दी जाए। नोट है यहाँ पर, तो 1841 ईस्वी में लोक शिक्षा समिति को समाप्त करके काउंसिल ऑफ एजुकेशन का गठन किया गया था। यानी कि एक नोट है कि जो शिक्षा समिति थी जिसके सदस्यों के अंतर्गत विवाद था, इसी का 1841 में नाम बदल के काउंसिल ऑफ एजुकेशन बना दिया गया था। आगे बात करते हैं, तो मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो और बंबई के गवर्नर एल्फिंस्टन के नेतृत्व में एक अन्य गुट आंग्लवादी गुट या पाश्चात्य शिक्षा को स्थानीय भाषा में देने की वकालत कर रहा था। यह गुट बंबई में सक्रिय था। यानी कि एक और गुट था इसी तरह का जो
कि चाहता था कि पाश्चात्य शिक्षा तो दी जाए लेकिन स्थानीय भाषा में दी जाए। अब यहाँ पे ये मतलब जो भारत की संस्कृत, अरबी, फारसी थी उनकी भी बात नहीं कर रहे हैं, ये स्थानीय भाषा की यानी कि जो लोकल लैंग्वेज होती है हमारी, जो एक विशेष एरिया में बोली जाती है, उनमें देने की वकालत ये कर रहे थे। और ये जो पूरा गुट था ये स्पेशली बम्बई में ज्यादा सक्रिय था, जिसके जो मतलब कहें कि जो नेतृत्व करता थे वो टॉमस मुनरो, जो कि उस समय मद्रास के गवर्नर थे, और जो बम्बई के गवर्नर थे एल्फिंस्टन, वो दोनों थे। आगे बात करते हैं हम दूसरे गुट की, जो कि है आंग्ल शिक्षा का समर्थक। आंग्ल शिक्षा समर्थकों की बात करें तो आंग्ल शिक्षा समर्थक चार्ल्स ग्रांट और बिल्बर फोर्स और ट्रेवेलियन थे। ये चाहते थे कि जो शिक्षा है वो अंग्रेजी भाषा में दी जाए। आंग्लवादी गुट अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाना चाहता था, यानी कि ये चाहते थे कि हम विदेशी शिक्षा भी दें और विदेशी भाषा में ही उसको प्रदान करें लोगों को। आंग्ल प्राच्य विवाद को निपटाने के लिए तत्कालीन गवर्नर, अब ये जो पूरा विवाद था इसको निपटाने के लिए उस समय जो गवर्नर थे विलियम बेंटिक, उन्होंने काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड जो मैकाले थे उनको बंगाल की लोक शिक्षा समिति, जो कि 10 सदस्य थी उस समय, उसका अध्यक्ष बना दिया। यानी कि इस विवाद को निपटाने के लिए जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उन्होंने ये जो काउंसिल थी या जो समिति थी उसमें एक विधि सदस्य के रूप में जो लॉर्ड मैकाले थे उसको लेकर आए, मतलब लॉर्ड मैकाले को उसका अध्यक्ष बना दिया। 1833 ईस्वी में उनको नियुक्त किया गया था और भाषा के विवाद पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। आगे बात करते हैं मैकाले, इसके पहले नोट देख लेते हैं। तो मैकाले ने जो चार्टर एक्ट 1813 था, चार्टर की धारा 43 के तहत सलाह मांगी गई थी। मतलब जैसे आपने जो भारतीय संविधान है उसमें भी देखा होगा कि जो हमारी विधायिका है, कभी उसको किसी चीज पर राय मांगनी होती है न्यायपालिका से तो वो आर्टिकल 143 के माध्यम से, यानी कि जो आर्टिकल 143 है उसके माध्यम से मांगती है। तो इसी तरह का एक प्रावधान जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसमें भी किया गया था। तो चार्टर एक्ट की एक धारा थी 43, उसके माध्यम से जो मैकाले थे उनसे ये सलाह मांगी गई थी। उसके बाद बात करते हैं कि मैकाले ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वो क्या थी, तो उसी को हम मैकाले मिनट के नाम से जानते हैं। यानी कि मैकाले ने जो सलाह दी थी या फिर जो अपने प्रस्ताव दिए थे उसी को मैकाले मिनट कहते हैं। लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 ईस्वी को अपना स्मरण पत्र प्रस्तुत किया था। उसने पूर्वी ज्ञान को यूरोपीय ज्ञान से घटिया बताया था, यानी कि उन्होंने कहा कि जो पश्चिमी ज्ञान है वो ही बेहतर है, पूर्वी ज्ञान का अर्थ है कि जो भारत का ज्ञान है वो बिल्कुल ही बेकार है। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा और संस्कृति को अंधविश्वासों का भंडार बताया था, यानी कि लॉर्ड मैकाले ने कहा कि भारतीय शिक्षा और जो संस्कृति है वो तो अंधविश्वासों से भरी हुई है। इसके अलावा एक और बहुत ही फेमस कथन है मैकाले का, वो ये है कि उन्होंने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के समस्त साहित्य के बराबर, यानी कि इतनी बड़ी बात उसने बोली थी कि यूरोप के किसी एक लाइब्रेरी की भी एक रैक के अंदर कोई जो अलमारी है उसमें भी इतना ज्ञान है जितना पूरे भारत और पूरा जो अरब का साहित्य है उसमें नहीं मिल सकता। इस तरह का कमेंट उसने किया था। इसके अलावा बात करें लॉर्ड मैकाले की, तो लॉर्ड मैकाले की एक और सोच थी कि लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था जो कि रंग और रक्त से तो भारतीय हो, यानी कि उसका जो कलर होगा वो भी, क्योंकि वो यही है तो यहीं के जीन्स उसमें है, तो उसका जो रंग है और जो रक्त है वो तो भारतीय होगा, लेकिन उसकी जो विचार होंगे, उसकी जो प्रवृत्ति होगी या फिर जो नैतिकता होगी उसके अंदर या फिर जो बुद्धि होगी वो बिल्कुल अंग्रेजों के जैसी होगी। इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से जो अंग्रेजी भाषा है उसके माध्यम से शिक्षा देने की वकालत करता था, क्योंकि वो भारत में ऐसे ही लोगों को बनाना चाहता था जो दिखने में भले ही भारतीय हों लेकिन सोच से पूरी तरह अंग्रेज हों। आगे बात करें तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, उन्होंने लॉर्ड जो मैकाले था, मैकाले मिनट यानी कि लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया मैकाले मिनट था, उसको 7 मार्च 1835 ईस्वी को स्वीकार कर लिया, जिसके अनुसार अंग्रेजी को ही, यानी कि जो अंग्रेजी भाषा थी उसी को प्रशासन और उच्च शिक्षा का आधार बनाया गया था। प्रशासन भी यहाँ पे मतलब जो उनके कामकाज हैं उनको भी, और जो शिक्षा का आधार है उसमें भी, मतलब दोनों में ही जो अंग्रेजी भाषा है उसी को अपनाया गया। मैकाले ने कहा था कि बेंटिक ने प्राच्य निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी है, यानी कि जब जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया था तो खुश होकर जो मैकाले है उसने कहा था कि जो विलियम बेंटिक है उन्होंने प्राच्य निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी है। ये शब्द कलकत्ता में बेंटिक की जो प्रतिमा है उस पर भी खुदे हुए हैं, यानी कि कलकत्ता में जो बेंटिक की प्रतिमा लगाई हुई है उस पर भी ये शब्द अंकित हैं। इसके अलावा जो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन ने मैकाले की शिक्षा नीति की आलोचना की है। ये पॉइंट भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा जो नीति थी उसकी आलोचना की है, तो वो लॉर्ड कर्जन था। एक और नोट है, 1835 ईस्वी में राजभाषा के रूप में फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया। 1835 तक जो राजभाषा थी वो फारसी हुआ करती थी, 1835 के बाद इसका जो स्थान था वो अंग्रेजी ने ले लिया था, क्योंकि 1835 में ही मैकाले का मैकाले मिनट आया था। अब हम बात करते हैं शिक्षा से संबंधित एक और
महत्वपूर्ण सिद्धांत की, जो कि है अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। यानी कि शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन का जो सिद्धांत है, उसको प्रस्तुत करने वाला कौन था? उसको प्रस्तुत करने वाला लॉर्ड ऑकलैंड था। इस सिद्धांत के अनुसार अगर उच्च वर्ग को सबसे पहले शिक्षित किया जाए, तो इस वर्ग के शिक्षित होने पर छन-छन का जो शिक्षा का प्रभाव है, वो जनसाधारण तक पहुँच जाएगा। मतलब ये एक ऐसी ही बात है कि मतलब कई सारी लेयर हैं और उसमें सबसे ऊपर अगर आप पानी डालो तो वो छन-छन के बूँद-बूँद करके नीचे तक सबके पास आ जाएगा। तो शिक्षा के उसमें भी उनका मानना यही था कि जो पहले उच्च वर्ग है, अगर हम उसको शिक्षित कर देते हैं, तो बाकी जो नीचे वर्ग हैं, वो उन तक शिक्षा खुद ही छन-छन कर धीरे-धीरे पहुँच जाएगी। तो इसको ही अधोमुखी निषेधन का सिद्धांत कहते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बात करें तो जो वुड डिस्पैच है, आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे वुड डिस्पैच की या जो भी शिक्षा के लिए कार्य किए गए भारत में उनकी। तो वुड डिस्पैच 1854 में आता है। तो वुड डिस्पैच के आने से पहले भारत में शिक्षा का यही सिद्धांत मान्य था, यानी कि यही जो अधोमुखी निषेधन का सिद्धांत है, यही मान्य था कि मतलब उच्च जो लोग हैं उनको ही शिक्षा प्रदान की जाती थी और ऐसा माना जाता था कि उनके बाद जो नीचे के निम्न वर्ग के लोग हैं उन तक शिक्षा अपने आप ही पहुंच जाएगी छन-छन कर। बात करें कि जो ये इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी भी इसको कहते हैं, तो ये जो है ऑकलैंड से पहले मैकाले ने भी इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी पर ही कार्य किया था। यानी कि बात अगर करें तो ऑकलैंड ने इस पर सबसे पहले प्रस्ताव दिया था, लेकिन जो लॉर्ड मैकाले है उसने भी इसी तरह के सिद्धांत की बात की थी कि इस तरह से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो इसे इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं, यानी कि छान-छान कर शिक्षा नीचे तक पहुँचाना। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत, जिसे हम आधुनिक उत्तर प्रदेश कहते हैं, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय जेम्स टॉमसन। उन्होंने देशी भाषा द्वारा ग्राम शिक्षा की विस्तृत योजना बनाई थी, यानी कि उन्होंने एक योजना बनाई थी जिसमें देशी भाषाओं के माध्यम से जो शिक्षा थी उसको प्रदान किया जाना था। इसके अंतर्गत जो छोटे-छोटे अंग्रेजी स्कूल थे उनको बंद कर दिया गया था, क्योंकि जो देशी भाषा है उसके माध्यम से ही शिक्षा प्रदान यहाँ पर की जानी थी। अंग्रेजी शिक्षा केवल कॉलेजों तक ही सीमित कर दी गई थी, यानी कि जो बड़ी कॉलेज होते थे बस वहीं पर अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी। जो छोटी-छोटी लेवल पर जो पढ़ाई होती थी, वहाँ पर जो उनकी लोकल लैंग्वेज होती थी, उसी में शिक्षा प्रदान की जाती थी। गाँव में गणित और कृषि विज्ञान जैसे जो विषय थे, वो स्थानीय भाषा में ही पढ़ाए जाने का प्रावधान इसमें किया गया था। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने ये नियम बनाया कि सभी जो लोक सेवाएँ हैं, एक शिक्षा परिषद के द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगिता के आधार पर की जाएँगी। उसके बाद 1853 में जो लॉर्ड डलहौजी था, उसने एक नियम बनाया कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो अधिकारियों की भर्ती की जाती थी, यानी कि जो लोक सेवाएँ होती थी उनकी, उसके लिए एक शिक्षा परिषद के माध्यम से प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, मतलब एग्जाम होगा उसका और एग्जाम के आधार पर ही नियुक्ति की जाएगी और अंग्रेजी ज्ञान को उसमें वरीयता दी जाएगी। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो अंग्रेजी नौकरियां होती थी या कहें कि जो नागरिक सेवाएं होती थी उनकी, उनके जो द्वार थे यानी कि उनके जो दरवाजे थे वो अंग्रेजी प्राप्त भारतीयों के लिए भी खोल दिए गए थे। मतलब जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि पहले अंग्रेज क्या करते थे, जो भारतीय होते थे उनको सिर्फ नीचे पदों पर ही नौकरी दिया करते थे। जो ऊंचे पद होते थे उन पर वो अक्सर जो ब्रिटेन के लोग होते थे उन्हीं को रखते थे। लेकिन इस टाइम पे उन्होंने जो नागरिक सेवा थी उसके द्वार भारतीयों के लिए भी खोल दिए, लेकिन कैसे भारतीय? जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की हो। वही मैकाले वाली बात की, जैसे उसने कहा था कि मतलब वो रंग रूप से तो भले ही भारतीय होंगे लेकिन देखने में क्या मतलब सोच से क्या होंगे, बिल्कुल अंग्रेज होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ना कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो भारतीय थे उनके लिए भी नागरिक सेवा के द्वार यहाँ पर खोल दिए गए थे। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने बात करी कि भारत में जो आधुनिक शिक्षा थी उसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किस तरह से हुई, क्या-क्या उन्होंने कार्य किए और कौन-कौन से कार्य की शुरुआत करके उन्होंने किस तरह से जो उनकी शिक्षा थी यानी कि ब्रिटिश शासन में जो शिक्षा थी उसका प्रचार प्रसार किया। तो आज के वीडियो में हमने इसी को देखा। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे 1854 के वुड डिस्पैच के बारे में। अगर आप इसी तरह से आधुनिक भारत का इतिहास मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।